हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या होता है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने दो सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सेट ए में हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 और सेट बी में हमने एलिमेंट्स ले लिए 4 5। तो अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 की पेयरिंग जो सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ कर देंगे। तो 1 की पेयरिंग किसके साथ हो जाएगी? 4 के साथ और 5 के साथ। इसी तरह से सेट ए का दूसरा एलिमेंट लिया 2 और उसकी पेयरिंग हमने कर दी सेट बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो ये हमारा बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसी तरह से सेम अगर हमने बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है तो बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे और ए के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने पेयरिंग कर देनी है ए के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो आ गया हमारा 4 1 4 2 5 1 5 2। अब इसको विजुअली भी हम देख लेते हैं। जैसे एक सेट हमने ले लिया ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट हमने ले लिया बी और उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी। तो अगर हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? 1 की पेयरिंग ए के साथ भी होगी और बी के साथ भी, तो 1A 1B। 2 की पेयरिंग ए के साथ भी होगी और बी के साथ भी, तो 2A 2B। 3 की पेयरिंग ए के साथ भी होगी और बी के साथ भी, तो 3A 3B। ये हमारा हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ऑल पॉसिबल पेयर्स, सारे जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख देंगे, राइट। और अगर हमने ए क्रॉस बी किया, क्रॉस तो नहीं बोलते हैं जनरली, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोलेंगे। ए कार्टेशियन बी अगर हमने लिया और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमने लिया तो ये इक्वल नहीं आएगा। आप ऊपर गिवन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कभी भी इक्वल नहीं आएगा। सेकंड नोट हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, राइट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमने लिया है एक सेट सी लिया है जो है एम्प्टी सेट और एक सेट डी लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा, राइट। तो इसमें से जो हमें एक कंडीशन मिलती है, एक नोट मिलता है, वो क्या है कि अगर सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट आया है, 5 आया है, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है? या तो C5 होगा या D5 होगा या दोनों ही 5 होंगे, मतलब दोनों ही एम्प्टी होंगे,
राइट। तो ये जो दो नोट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन पढ़ने से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे, आइए देखते हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हमने पढ़ा कि दो सेट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले लेंगे। लेकिन जब हम कोई रिलेशन बनाएंगे दो सेट्स के बीच में तो उसमें हम कोई एक कंडीशन दे देंगे। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल किया हमने, अगर मैं इस एग्जाम्पल में बोलूँ, ये तो था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है। अगर इसमें से मुझे रिलेशन बनाना है तो मैं एक रिलेशन कैसे बना सकती हूँ, मुझे चाहिए है रिलेशन आर जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो मुझे ए चाहिए। जो भी रिलेशन हो उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए उसमें जो सेकंड एलिमेंट हो वो सिर्फ ए हो। तो क्या बनेगा, 1A 2A एंड 3A। तो ये तीन चीज़ें इस रिलेशन में आ जाएंगी। बाकी ये जो 1B 2B और 3B है ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक A क्रॉस B, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 2 2 एंड 3 2, और मुझे रिलेशन चाहिए है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो इवन हो। तो क्या रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में सिर्फ क्या आएगा, 2 2। मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो चाहिए है इवन, तो सिर्फ ये ही हमें रिलेशन में मिलेगा। राइट, आप समझ गए होंगे। अब रिलेशन में चलते हैं आगे, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। रिलेशन आर जो होता है इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन मैं ले लेती हूँ रिलेशन आर जिसमें जो पेयर्स हैं 1 1 2 4 3 9। सेम वे में इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। राइट, और विजुअली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट ए में ले लिए 1 2 3 4 5, सेट बी में ले लिए 1 2 4 9 10, और एक रिलेशन मैंने बनाया जिसमें सिर्फ मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी कंडीशन को फुलफिल करवाना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और बाकी किसी भी चीज़ की किसी भी सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई मैपिंग नहीं होगी, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। राइट, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, जिसमें एक रिलेशन डिफाइन हुआ है, रिलेशन आर इज सच दैट ए इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और कंडीशन वही ली है जो मैंने पहले ली थी, रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे उसको इनपुट बोलेंगे और सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो आउटपुट होंगे। सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए 1 -1 0 2 एंड -2, और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 0
3 4। तो इस कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए जो हमारा रिलेशन बनेगा 1 का 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 का स्क्वायर भी होता है 1। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये जो रिलेशन बना, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बना दिया। बल्कि जब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते तो सब की मैपिंग जो है वो सब के साथ होनी चाहिए थी, सबका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए था। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जो ये प्री इमेजेस हैं इसके सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ये देखिए, इसको डिनोट करते हैं DR के साथ, और इसमें मैंने सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो ले लिए हैं। इनको प्री इमेजेस भी बोल देंगे और डोमेन भी बोल देंगे। राइट, नेक्स्ट होता है रेंज। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जो भी इमेजेस बनती हैं उसका सेट। जैसे 1 की इमेज है 1 और -1 की भी इमेज है 1, और 0 की इमेज है 0, 2 की इमेज है 4, -2 की इमेज है 4। तो ये जो इमेजेस का सेट हुआ ये हमारा आ गया रेंज। राइट, इसके बाद जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा पूरा सेट B आ जाता है, ये हमारा कोडोमेन है, और इसको मैंने लिख दिया सेट B कंप्लीट। राइट, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी इम्पोर्टेंट है रिलेशन का। डोमेन में आ गए सारे प्री इमेजेस, रेंज में आ गए सारे इमेजेस, और जो कोडोमेन है वो सेट B कंप्लीट आ गया। यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। राइट, हम एग्जाम्पल से ही देख सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। ये भी नोट करने वाली एक बात है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट A and set B is equals to 2 raised to power PQ, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में मैंने P लिए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में मैंने Q लिए हैं। अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ले लेती हूँ 2, और B सेट भी ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सेट A से सेट B में निकालने हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 raised to power 2 into 2 which is equals to 2 raised to power 4। राइट, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका मल्टीप्लाई करके उसको 2 की पावर में लिख देंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? लेट A एंड B बी 2 सेट्स। अगर A और B 2 सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B, रिलेशन R बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। रिलेशन R जो है वो A से B में डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन R इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ AB, जहाँ पे A बिलोंग करता है A को और B बिलोंग करेगा B को, जहाँ पे A बिलोंग करेगा A सेट को और B बिलोंग करेगा B सेट को। राइट, तो R इनवर्स जो होगा वो B से A में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? BA सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। इसमें क्या होता है, जो डोमेन है R की वो रेंज बन जाती है R इनवर्स की, और जो रेंज है R की वो डोमेन बन जाती है R इनवर्स की। राइट, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट।
टाइप्स ऑफ रिलेशन जब हम करेंगे तो एक सेट पे करेंगे। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब अगर हमने आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है किसी सेट ए पे, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड होगा। जैसे हमने ले लिया रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो अगर ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी, तो दूसरे ए में भी सेम ही एलिमेंट्स होंगे ए बी सी। तो इसकी मैपिंग कैसे होनी चाहिए, ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ और सी का रिलेशन सी के साथ। तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें लिखा है ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अपने साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन सेट ए। अगर हमें नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो वो सेट, किसी भी सेट में कितना रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी सिर्फ एक ही बनेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल ऑन सेट ए। ठीक है, इसकी जब हम ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने एक ही सेट लिया है, सेट की मैपिंग ए टू ए ही हो रही है, राइट। तो अगर एक सेट ए है उसमें एलिमेंट्स ए बी सी लिए हैं, तो दूसरा सेट भी ए ही होगा जिसमें हमने एलिमेंट्स ए बी सी लिए हैं। तो अगर एक सेट को यूनिवर्सल, एक रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन हमने बनाना है तो कैसे बना देंगे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिख देंगे। मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे, उन सब की कलेक्शन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, जैसे ए का हम रिलेशन बनाएंगे दूसरे सेट के ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। सेम वेज बी का रिलेशन बनाएंगे ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। इसी तरह से सी का भी हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। ये हमारा आ गया ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन सेट ए क्या होंगे, ये भी एक ही होगा क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ही बनेगा, और जो आइडेंटिटी रिलेशन है किसी सेट का वो भी एक ही बनेगा। इसके बाद थर्ड हम कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a relation is said to be reflexive on set A if every element of set A is related to itself। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट उस सेट का उसके साथ रिलेटेड होगा। अब आप बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन की भी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही थी और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी भी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है, सेम ही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है माइनर सा, वो आप देखिए। आइडेंटिटी रिलेशन में ये जो हमने ओनली वर्ड लिखा है ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। मतलब जब हमने ओनली लिख दिया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब रेस्ट्रिक्शन है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ये तो एक मिनिमम कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होना चाहिए, और उसके बाद और भी कितने भी रिलेशन बनाए हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मिनिमम कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ,
और सेकंड कंडीशन ये है कि किसी और के साथ रिलेशन हो भी ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये सेकंड एग्जांपल में मैंने लिया है, ए की रिलेशन ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है, और एक ए की रिलेशन बी के साथ भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर हमने सेट ए में फाइंड आउट करने हैं तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2n² - n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन is a relation defined from set A to set A is said to be symmetric if AB belongs to R then BA belongs to R, जहाँ पे A और B जो हैं वो सेट A से लिए गए हैं। मतलब अगर A और B किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज बी और ए भी उसी रिलेशन से होने चाहिए, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ये तो जनरल डेफिनेशन है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं आगे एग्जांपल्स लेके बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, फिर आप डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अभी सिर्फ ये डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए। तो अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n × n+1/2। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के पास। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अ रिलेशन आर इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए is said to be transitive if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R। ठीक है, इसमें क्या बोला, A, B belongs to R and B, C belongs to R। यहाँ पे बीच में है and, मतलब दोनों होने चाहिए, A, B belongs to R and B, C belongs to R, तभी जाके A, C बिलोंग्स टू R होगा। तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। हमने कौन कौन से रिलेशंस पढ़े, हमने पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो देखो अब मैं एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ए में एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी, और सेट बी सेकंड भी सेट ए ही है, उसमें एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी। तो ए की मैपिंग ए के साथ, बी की मैपिंग बी के साथ, सी की मैपिंग सी के साथ। तो ये क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, क्योंकि मिनिमम कंडीशन हमें फॉलो करनी है और उसके बाद और रिलेशंस भी हो जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में। राइट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में ए की मैपिंग ए के साथ, बी की मैपिंग बी के साथ, लेकिन सी की तो मैपिंग ही नहीं है सी के साथ, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नेक्स्ट ले लेते हैं ए बी सी। ए की मैपिंग ए के साथ, बी की मैपिंग बी के साथ, सी की मैपिंग सी के साथ, मिनिमम कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ए ने बी के साथ रिलेशन बनाया भी है, बी ने सी के साथ भी रिलेशन बनाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में एक जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें रिलेशन है बी और बी का, विजुअली भी देख सकते हैं आप, और जो इसकी मैंने रोस्टर फॉर्म लिखी है
उससे भी आप देख सकते हैं। रिलेशन 1 में जो है सिर्फ मैंने मैपिंग करवाई है बी से बी की, ठीक है, तो बी से बी की मैपिंग की है इसमें, तो ये सिमेट्रिक हुआ। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे आर के साथ, तो बी ए जो होगा वो भी आर के साथ बिलोंग करेगा। तो इसमें तो है ही बी बी, तो बी बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी बी आर को बिलोंग करेगा। तो मतलब ये जो हुआ ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है R2 रिलेशन। R2 रिलेशन में क्या लिया है, R2 रिलेशन में लिया है हमने ए बी, बी ए और सी सी। ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हमें ए बी मिल रहा है तो उसका बी ए भी मिल रहा है, उल्टा भी मिल रहा है, सी सी मिल रहा है तो उसका उल्टा सी सी भी मिल रहा है। वैसे तो सिमेट्रिक रिलेशन में ये जो सेम होते हैं इनको देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे ए भी होता तब भी ये सिमेट्रिक ही होता, राइट। तो ये भी फर्स्ट भी सिमेट्रिक आ गया, सेकंड भी सिमेट्रिक आ गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, अगर सेम है तो उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी सिमेट्रिक आ गया। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ रिलेशन है ए बी और सी सी का। चलो सी सी को तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ए बी गिवन है, ए बी हमें गिवन है तो बी ए बी होना चाहिए था, राइट। ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ, राइट। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशंस में हमने एक सेट ए लिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और उसमें कुछ रिलेशंस डिफाइन किए हैं। तो देखते हैं कि कौन से रिलेशन जो हैं इसमें से ट्रांजिटिव हैं और कौन से नहीं हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को, तो ए और सी भी ऑब्वियस है उस रिलेशन को ही बिलोंग करने चाहिए। तो 1 1 2 2 एंड 2 3। अच्छा, इसमें अगर 2 2 और 2 3 की बात की जाए तो क्या है, 2 और 3 का रिलेशन होना चाहिए था, तो है इसमें 2 3 फाइंड आउट कर लिया हमने, तो ये जो है वो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 3 एंड 3 1। तो 2 3 और 3 1 में 2 और 1 की पेयरिंग होनी चाहिए थी, तो है इसमें, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 2 एंड 2 2। तो 1 2 एंड 2 2 में 1 2 होना चाहिए था, तो 1 2 है इस रिलेशन में, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 2 3 एंड 3 1, इसमें होना चाहिए था 2 1, बट 2 1 है ही नहीं, 1 2 गिवन है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट 1 2 एंड 2 3, इसमें भी हमें क्या होना चाहिए था, हमारे पास 1 3 हमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट रिलेशन 6, इसमें 1 3 और 2 3, इसमें तो हमारे को 2 पेयर ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब ए और बी एंड बी और सी की बात कर रहे थे ना हम, तो ये वाले एलिमेंट्स सेम की बात कर रहे थे, इसमें तो हमें सेम मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम चेक किस चीज़ में करें, तो ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। नेक्स्ट जो हमारा 7th एग्जाम्पल है रिलेशन 7th, वो भी हमारा ट्रांजिटिव हुआ। कैसे? ये जो 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं ये एक्सेप्शनल हैं, मतलब अगर आपको समझ में आ गया है रिलेशन तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन ही बोलती है अगर ए और बी रिलेशन में है एंड बी और सी रिलेशन में है, तभी हमारी जो ए और सी को आर में बिलोंग करने वाली कंडीशन है वो फुलफिल होगी। अगर हमें ये 2 ही नहीं मिल रही हैं,
हमें यहाँ पे ये दो ही नहीं मिल रही हैं, तो हम चेक क्या करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए, राइट। तो ये जो रिलेशन है ये इस तरह से ट्रांजिटिव हो जाता है, हमें कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है, मतलब ये दो पेयर ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम चेक क्या करें, तो ये ऑब्वियस है ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों अगर रिलेशन हैं तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे कि ये रिलेशन जो है ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हुई तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, राइट। रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिक भी हमने पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव भी हमने पढ़ लिया है। आप ये कंडीशंस यहाँ से देख सकते हैं एक बार रिवाइज करने के लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर आर रिलेशन ऐसे डिफाइन किया जाएगा तो ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। इसके बाद एक पढ़ लेते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तो इक्विवेलेंस क्लास होती है अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए टू ए में, तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन होगी। इक्विवेलेंस क्लास जो है वो एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होती है। अगर ये ए सेट मैंने लिया है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी। तो मान लेते हैं कि इस सेट ए में से मैंने ए एलिमेंट लिया, तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिख के, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम इसके इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं। और ये इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो ए का ही सबसेट होगा, क्योंकि ए के ही एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, और आगे भी इसमें जो हम एलिमेंट्स लेंगे वो ए के ही एलिमेंट्स लेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये ए का सबसेट होगा। अब होगा क्या, ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो बी एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें क्या होगा कि ए बी जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, और ए और बी जो है वो सेट ए में से ही होंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एक हमने सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए से ए में जिसमें हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए कुछ कंडीशन को डिफाइन करते हुए। तो अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखना है तो क्या होगा, क्या था इसमें डेफिनेशन में बी, तो बी क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आ गया। इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अगर 2 हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 के साथ पेयरिंग में क्या है 3, और 2 के साथ पेयरिंग में क्या है 4, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन होता क्या है और ये सबसेट कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसके बाद इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ी। इसके बाद हमने इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन देखा। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। इसमें आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, जिसमें अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस बताना है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में
शुरू करेंगे अपना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ 4x प्लस 3 कोमा बाय इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 कोमा -2। तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के इक्वल, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड के इक्वल। जैसे ही हमने इसको इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो हमारा आंसर आ गया, राइट। ऑर्डर्ड पेयर में यही एक बेनिफिट होता है, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल करना है और सेकंड को सेकंड के इक्वल, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या दिया है, हमें इक्वेलिटी का साइन दिया है, राइट। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2 5 देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। दो सेट्स गिवन है और a में भी 2 एलिमेंट्स हैं, b में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो क्या फॉर्मूला बताया था, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो जैसे ही हमने पुट किया तो हमारा आ गया 2 रेज़ टू पावर 4। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है बट इसमें कंफ्यूज हो सकता है कोई, बट जनरली अगर हमने ये पढ़ा होगा तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। अगर ऐसे देखेंगे अ सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट्स देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इंक्लूडिंग एम्प्टी रिलेशन, तो जल्दी से 2 रेज़ टू पावर 5 करके चले आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें 2 रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो 2 सेट्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। अगर सेट ए ही गिवन है हमें यहाँ पे, तो इसका मतलब है फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए होगा। तो ए में अगर 5 है तो दूसरे ए में भी 5 एलिमेंट्स होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 25। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में तो 5 हैं, लेकिन दूसरे ए में भी तो हमने देखने हैं, 2 सेट चाहिए ना एक रिलेशन को बनाने के लिए, 2 रेज़ टू पावर 5 करके नहीं आएंगे एग्जाम में, 2 रेज़ टू पावर 25 इसका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स। ये गिवन कंडीशन है, तो हमें बताना है कि आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि रिलेशन आर में ए और बी एलिमेंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, हमने देखा था ना जब हमने इन्वर्स ऑफ रिलेशन किया था, अगर ए और बी आर को बिलोंग करेंगे तो बी और ए किसको बिलोंग करेंगे, आर इन्वर्स को बिलोंग करेंगे। ऑब्वियस है, जब हमने इन्वर्स किया था तब यही तो पढ़ा था। तो इस तरह से बी और ए जो है वो आर इन्वर्स को बिलोंग कर गए। दिस इम्प्लाइज बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। क्यों आर को बिलोंग कर गया, क्योंकि हमें कंडीशन ही गिवन थी कि आर जो है वो आर इन्वर्स के इक्वल है। तो हम चले कहाँ से थे, ए बी बिलोंग्स टू आर और पहुँच कहाँ गए, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, सिमेट्रिक, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिलेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।